हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम के एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को। और इस कड़ी में हम हिंदी विषय के अंदर शब्द ज्ञान टॉपिक के संज्ञा टॉपिक को हम स्टार्ट किए थे और इसके 3 क्लासेस जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा। इसमें आपको संज्ञा की जो परिभाषा है और उसके क्या प्रकार है, उन तीनों प्रकारों के बारे में आपको पढ़ाया गया है और आप उनसे अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और ये है कि अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम भाववाचक संज्ञा के कुछ जो पार्ट था वो अधूरा रह गया था, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा संज्ञा टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम सर्वनाम टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। भाववाचक संज्ञा, इसमें हमने ये देखा था फ्रेंड्स कि भाव के माध्यम से या फिर किसी वस्तु के गुणधर्मों के आधार पर जो हम संज्ञा ज्ञात करते हैं वो होगी भाववाचक संज्ञा, यानी जिसको भाव के आधार पर पहचाना जा सके ऐसी संज्ञा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये था कि मूर्त वस्तु या ठोस वस्तु का इसमें बोध नहीं होते हैं, बल्कि अमूर्त विशेषताओं के आधार पर ही हम इसको पहचान पाते हैं। ठीक है, और फिर हमने उदाहरण से जो देखा था उनसे आप समझ पाए होंगे, जैसे सुंदरता है और चतुरता है, कुरूपता है, सुरूपता है, बचपन है, इन सब से किसी न किसी का गुण पता चल रहा है। तो इसी आधार पर हम इन भाववाचक संज्ञा को पहचानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपने इसके इंट्रोडक्शन और इसका जो परिभाषा वाला पार्ट है वो देख लिया होगा। हमने इसके अंदर 2 प्रकार की भाववाचक संज्ञाएं देखी थी, मूल भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा, उनको भी आप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद हम देखे थे कि कुछ जो अलग अलग, जैसे कि यौगिक भाववाचक जो संज्ञाएं होती है वो किस किस से बनाई जा सकती है, इसके आधार पर हम इसको अलग अलग तरह से पढ़ रहे थे, जिसमें हम जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रियाओं, सर्वनामों और तथ्यों में प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बना रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीख लिया था। उसके बाद में हम सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखे थे और उसके बाद में यहाँ पे प्रत्यय जोड़ करके बनाए गए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद हम अवयवों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीख लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। पार्ट नंबर 3 वाली जो है उससे आपको समझ में आ जाएगा। आज हम विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, विशेषण जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय जोड़ करके जो है विशेषणों के अंदर प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। यहाँ पर पहला दे रखा है आई प्रत्यय जोड़ करके, जैसे सफाई, अच्छाई, बुराई, भलाई, इन सब में आप देखेंगे तो पीछे आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये किसी की विशेषता बता रहे थे और पीछे आई प्रत्यय जोड़ते ही ये भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अच्छा, तो इसके अंदर अगर आप आई जोड़ेंगे, अच्छा प्लस आई, तो अच्छाई बनेगा। ठीक है, आ प्लस आ आप संधि विच्छेद में हम पढ़ेंगे भी सही, संधि टॉपिक आपके है भी सही, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनमें आई प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। इसी तरह से आस प्रत्यय जोड़ करके, जैसे थकास, मिठास। ठीक है, मीठा तो क्या है विशेषण, और उसमें आस प्रत्यय जोड़ दिया तो बना मिठास। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से भाववाचक संज्ञा में इसको कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट है ता प्रत्यय जोड़ करके, जैसे उदार जो है वो क्या है विशेषण है, यानी किसी न किसी की विशेषता बता रहा है ये वर्ड। लेकिन अगर आप इसके अंदर ता प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द बनेगा उदारता,
और उदारता एक भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी तरह से कोई वीर होता है तो वीर के अंदर अगर हम ता प्रत्यय जोड़ दे तो बनेगा वीरता। अब ये किसी का गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसे जो है ये भाववाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही सरलता, सुंदरता, कृत्रिमता, ये सब जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक इसी प्रकार से यह प्रत्यय जोड़ करके जैसे माधुर्य, सौंदर्य, लालित्य, चापल्य, राघव्य, वार्धक्य, स्वास्थ्य, ये सब क्या है, यह प्रत्यय जोड़ करके बनाए हुए भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आप जब 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे इनको तो ये शब्द भी आपके दिमाग में आ जाएंगे कि वास्तव में ये भाववाचक संज्ञा प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, पन प्रत्यय जोड़ करके जैसे खट्टा, खट्टा जो है एक विशेषण है, लेकिन आप अगर उसमें पन प्रत्यय जोड़ दे तो बनेगा खट्टापन। अब ये भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से पीलापन, तो ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। त्व प्रत्यय जोड़ करके जैसे वीरत्व, अमृतत्व, ये भी भाववाचक संज्ञा है। इमा प्रत्यय जोड़ करके जैसे लालिमा, कालीमा, नीलिमा, हरितिमा, तो यहाँ पर ये शब्द जो है वो ईमा प्रत्यय जोड़ करके बनाए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से बड़ी ई जो होती है वो प्रत्यय जोड़ करके जैसे लाली, कंजूसी, अमीरी, गरीबी, ठीक है, ये ई प्रत्यय से जोड़ करके बने हुए भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी तरह से आई प्रत्यय जोड़ करके जैसे गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, इसमें पीछे आई प्रत्यय जोड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आपा प्रत्यय जोड़ करके जैसे मोटापा, बूढ़ापा, तो ये सब आपा प्रत्यय जोड़ करके बने हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं भी क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। जैसे आई प्रत्यय जोड़ करके जैसे कमाना, कमाना तो क्या है, एक क्रिया है, लेकिन अगर उसमें आई प्रत्यय जोड़ दे तो बनेगा कमाई। पढ़ाई में पढ़ना, फिर उसमें आई प्रत्यय जोड़ दे तो पढ़ाई, धुलाई, चटाई, बुनाई, लड़ाई, ये सब आई प्रत्यय जोड़ करके बनाई हुई भाववाचक संज्ञा है। ठीक इसी प्रकार से आहट प्रत्यय जोड़ करके, आहट प्रत्यय जोड़कर जैसे घबराहट, झुंझलाहट, चिल्लाहट, झल्लाहट, छटपटाहट, मुस्कुराहट, ये सब क्या है, आहट प्रत्यय जोड़ करके बनाई हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी तरह से आवट प्रत्यय जोड़ करके, आवट प्रत्यय जैसे लिखावट, सजावट, गिरावट, मिलावट, बनावट, ये सब आवट प्रत्यय जोड़ करके बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से आव प्रत्यय जोड़ करके टिकाव, लगाव, बचाव, चुनाव, भाव, उलझाव, झुकाव, ये सब जो है आव प्रत्यय जोड़ करके बनी हुई संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भाववाचक संज्ञा भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है हमारा संज्ञा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन कभी कभी जो है ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन संज्ञा के जो रूपांतरण होते हैं उससे संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं, तो हम उस टॉपिक को भी हल्का सा डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो आपका वो रॉन्ग नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बनने का चांस यही है कि तीनों प्रकारों में से किसी का उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से निम्न जो भी संज्ञा का नाम देंगे, पूछा जाएगा कि इसका उदाहरण कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बनाया जाएगा तो फिर वो संज्ञा शब्दों के रूपांतरण वाले टॉपिक में से पूछा जा सकता है। तो 1-2 पेज का है, आप उसको संज्ञा जो टॉपिक आप नोट्स बना रहे होंगे उसी में आप ऐड कर लेंगे, ताकि आपको जगह जगह नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको तुरंत आप रिवाइज कर सकते हैं। तो फटाफट इसको आप देख लीजिएगा। कुछ मेन पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रख लेना है, वैसे आप जल्दी से पहचान जाएंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी एक्चुअल में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन उसका प्रयोग किसके रूप में हो जाता है, जातिवाचक में। ये आप आराम से पहचान जाएंगे। कैसे पहचानोगे, देखिए
जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति के गुणों की प्रसिद्धि के कारण उस व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाती है तो उन गुण या विशेषताओं की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से पहचानेंगे, अन्ना हजारे सबकी समाज सेवी है तो उनको आप जानते होंगे। अन्ना हजारे आधुनिक युग के गांधी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अन्ना हजारे तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर गांधी शब्द जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन आया तो किससे है, महात्मा गांधी से, उसकी तुलना की गई है, लेकिन इसको जातिवाचक संज्ञा मान लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है, तो यहाँ पर इसकी जो ये विशेषता बता रहा है शेक्सपियर, वो कौन सा है, जातिवाचक जो है संज्ञा बनेगी। इसी तरह से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त तो व्यक्तिवाचक आएगा, लेकिन इसका जो नेपोलियन है, किसको नेपोलियन कहा जाता है, वो इसकी जातिवाचक शब्द होगा। इसी तरह से खली आधुनिक भारत का भीम है, तो यहाँ पर भीम जो है वो जातिवाचक है और खली जो है वो व्यक्तिवाचक। इस तरह से आप एग्जाम्पल देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे चूड़ा मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चूड़ा है वो तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें, लेकिन भीष्म पितामह कहलाया, यानी भीष्म पितामह की एक जाति बन गई है ना, कोई सा भी भीष्म पिता हो सकता है, तो इसीलिए इसको जो है भीष्म पितामह को जातिवाचक संज्ञा में रखा गया। इसी तरह से गौरीबाई वागड़ की मीरा थी, तो मीरा को यहाँ पर क्या मान लिया गया, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से आज के नेता रावण और कंस के अवतरण लगने लगे हैं, तो रावण और कंस ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा का भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। जब भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। किसके रूप में, बहुवचन के रूप में। ये शब्द आपको जरूर ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको पढ़ सकते हैं कि ऊंचाइयाँ छूनी है तो परिश्रम करो। इसमें ऊंचाइयाँ जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ऊंचाई एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ऊंचाइयाँ जो है इसका बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा होगी। आप समझ पाए होंगे। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जब बहुवचन आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चेंज, मतलब जातिवाचक संज्ञा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई जो शब्द है वो तो एक भाववाचक है, लेकिन जैसे ही उसका बहुवचन बना तो वो किस में आ गई, जातिवाचक संज्ञा में आ गई, ठीक है। तो वो किस में आ गई, जातिवाचक संज्ञा में आ गई, ठीक है। इसी तरह से उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे दूरी होता तो वो क्या है, एक भाववाचक, लेकिन दूरियां बहुवचन आ गया तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा में काउंट होगी। इसी तरह से भारत में अनेक तरह के पहनावे प्रचलित है, तो यहाँ पर पहनावा ये एक बहुवचन शब्द है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगी। हम सबकी प्रार्थनाएं रंग लाएगी, प्रार्थनाएं ये बहुवचन है तो जातिवाचक संज्ञा। अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों को त्याग दो, तो यहाँ पर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है, यहाँ पर ईर्ष्याएं शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो आप इस तरह से 2-4 एग्जाम्पल को देखेंगे 2-4 बार तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कि इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तीसरा है विशेषणों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ विशेषण जो है वो भी बहुवचन के रूप में जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बहुवचन के बारे में, ठीक है। विशेषण भी जैसे बड़ों का आदर करो, यहाँ पर बड़ा एक विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है, लेकिन बड़ों ये बहुवचन शब्द आ गया, इसलिए कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार से छोटों को मत सताओ, तो छोटो शब्द में जातिवाचक संज्ञा। और मूर्खों की बात मत सुनो, इसमें मूर्ख शब्द बहुवचन है, तो ये इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। कुछ इसी तरह से
जातिवाचक संज्ञा को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदला जा सकता है। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए अत्यधिक प्रचलित होकर उन्हीं के लिए इतने रूढ़ हो जाते हैं कि उनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे गांधी है, टैगोर है, मालवीय है, गुप्त पंत, पटेल है, वाजपेयी, आडवाणी, ये सब क्या है? ये वैसे तो मतलब कि ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हैं, लेकिन फिर ये जाति को भी सूचित मतलब जातिवाचक संज्ञा है, शब्द है। वैसे ये जातियाँ है, लेकिन सभी जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। जैसे गांधी ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो यहाँ पर गांधी पूरा नाम तो क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन ओनली गांधी लिखा है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है। उसके बाद में जैसे मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मोदी जी ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही अर्थों में पटेल ही राष्ट्र निर्माता हैं, तो पटेल यहाँ पर ये वल्लभ भाई पटेल पूरा नहीं लिखा है, ओनली इसकी जाति लिख दी है, तो जाति किस में चेंज हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चेंज हो जाएगी। फिर है गोस्वामी की रामचरितमानस अवधि के लिए लिखी गई है, तो यहाँ पर तुलसीदास गोस्वामी का पूरा नाम नहीं है, तो ये देवी का अनन्य भक्त है, इसमें भी कौन सी हो जाएगी? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और वह देवी का अनन्य भक्त है, इसमें भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर 2 फैक्ट आपको दे रखे हैं। एक वचन होकर समूह का बोध कराने वाले शब्द या पद भाववाचक होते हैं, जैसे त्रिलोक है, त्रिभुज है, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक इसी प्रकार से संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? लिंग, वचन, संज्ञा, काल। तो यहाँ पर क्या नहीं बतलाया जाता है? काल नहीं बतलाया जाता है, बाकी संज्ञा, वचन, लिंग ये बताए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास वैसे बड़ी हो गई, लेकिन ये है कि आपका संज्ञा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होगी और इस बेसिस पे आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।